वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम के एक और लेक्चर के साथ आगे चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 6 और आज हम स्टडी करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस का। आपको मालूम है वो तमाम चीज़ें, वो तमाम केमिकल स्पीशीज़ जो एक्वस मीडियम के अंदर H+ आइंस रिलीज़ करती हैं उनको हम एसिड्स कहते हैं। और यकीनन जो आसानी के साथ H+ आइन को रिलीज़ कर देगा उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, और जो आसानी के साथ OH नेगेटिव आइंस को रिलीज़ करता है उसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट है कि वो ऑर्गेनिक मटेरियल से आ रहा है या इनऑर्गेनिक मटेरियल से आ रहा है, एसिड विल ऑलवेज प्रोड्यूस प्रोटॉन एंड बेस विल ऑलवेज प्रोड्यूस OH नेगेटिव आइंस। इसकी कुछ और थ्योरीज भी हैं। अगर हम सिर्फ प्रोटॉन की गर्ज से देखें तो वो तमाम चीज़ें जो प्रोटॉन डोनेट करती हैं उनको हम एसिड कहते हैं, और वो तमाम केमिकल स्पीशीज़ जो उस डोनेट किए गए प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेती हैं उनको हम बेसिस कहते हैं। और इसकी एक तीसरी थ्योरी भी है जिसको हम कहते हैं ल्यूइस थ्योरी, जो गो के यहाँ पे वो इरेलेवेंट है लेकिन मैं बताना ज़रूरी समझूंगा कि ल्यूइस थ्योरी के अंदर वो तमाम स्पीशीज़ जो आपका इलेक्ट्रॉनिक पेयर को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखती हैं उनको हम ल्यूइस एसिड्स कहते हैं, और वो तमाम स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की सलाहियत रखती हैं हम उसको ल्यूइस बेस कहते हैं। सो टेक्निकली तमाम वो चीज़ें जैसे आपके पास ऑर्गेनिक ऑक्सीजन होती है या ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होती है, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब भी ये कहीं भी जाके किसी भी ट्रांजिशन मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बॉन्ड बनाएंगे तो ये एक्ट कर रहे होंगे एज लिगेंड, या आसान लफ्जों में एज ल्यूइस बेस। इसके बरक्स जितने भी आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादातर के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वो आपके पास ल्यूइस एसिड्स के तौर पे रिएक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, जितने भी आपके पास हेलोजन एसिड्स हैं सिवाय हाइड्रोजन फ्लोराइड एसिड के, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो यहाँ से मैं आपको एक थिंकिंग देना चाहूँगा, यहाँ से आप सोच शुरू कर दीजिए कि हेलोजन एसिड्स में जो HF है वो क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इसके अलावा जो HCl है, HBr है, HI है, वो तमाम एसिड जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, HF नहीं होता। तो ये सोचना शुरू कर दीजिए। आगे जाके थर्ड या फोर्थ स्लाइड पे मैं आपसे यहाँ रीज़न भी डिस्कस कर लूँगा, और जब तक आपने जो सोचा है वो कमेंट में आप जवाब भी दे दीजिएगा। जो भी आपके पास ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं और रेडिली सॉल्युबल होते हैं, और जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस तो होते हैं लेकिन ये अल्कली के मुकाबले में कम सॉल्युबल होते हैं। कम सॉल्युबल होने की वजह ये होती है कि जनाब इनमें से बहुत सारे जो आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो MOH+ आइंस बनाते हैं। ठीक है, और अभी तक की जो स्ट्रॉन्गेस्ट नोन बेस डिस्कवर की गई है वो लिथियम ऑक्साइड एनाइन है। अब अगर कोई एसिड रेडिली प्रोटॉन दे रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका अगर हम उल्टा कर दें तो उल्टे में क्या होगा जनाब कि वो एसिड्स जो मुश्किल से प्रोटॉन रिलीज करता है, मुश्किल से प्रोटॉन रिलीज करने वाले तमाम एसिड्स को हम कहते हैं कि वो वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक वीक एसिड को इस केमिकल इक्विलिब्रियम इक्वेशन की सूरत में लिखने की कोशिश करें तो ये इस तरह से डिसोल्यूशन शो होगी, आपके पास ये हाइड्रोनियम आइन बनेगा और यहाँ पे एनाइन बन जाएगा। इसका अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने की कोशिश करें तो क्योंकि ये डिसोसिएशन ऑफ एसिड की वजह से आ रहा है तो इसको हम एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी Ka भी कहते हैं। ठीक है जनाब, जिस तरह से वीक एसिड्स डिसोसिएट होते हैं, अगर हम किसी वीक बेस की डिसोसिएशन की बात कर लें तो वीक बेस भी इसी तरह से डिसोसिएट होती है कि जब हम उसको पानी में डालते हैं तो वो पानी में डालने के बाद OH नेगेटिव आइंस को फ्री रिलीज कर देती है, और क्योंकि डिसोसिएशन ऑफ बेस की वजह से इक्विलिब्रियम कायम हो रहा है तो इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस कहा जाता है। तो जितना कोई एसिड वीक होता जाएगा या जितनी कोई बेस वीक होती जाएगी उनकी ये डिसोसिएशन कांस्टेंट्स आपके स्मॉल होते चले जाएंगे। अब आता है वो सवाल जिसकी हमने स्लाइड नंबर 1 में बात की थी। तमाम हेलोजन एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं सिवाय हाइड्रोजन फ्लोराइड एसिड के, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जिसको आम जबान में कहा जाता है। तो इसकी डिसोल्यूशन की जो इक्वेशन है वो आपके सामने पेश की गई है। अब एक लम्हे के लिए ज़रा इस वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि हाइड्रोजन फ्लोराइड एसिड यानी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जिसको आप कहते हैं, ये वीक एसिड क्यों होता है। यकीनन आप सब ने सोचा होगा और जवाबात भी आए होंगे। कुछ अशखास ये कहते होंगे जनाब हाइड्रोजन फ्लोराइड एसिड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन और फ्लोराइड के दरमियान कि फ्लोराइड हाइड्रोजन को छोड़ता ही नहीं है, बल्कि हकीकत इसके बरक्स है। होता क्या है कि
जब भी आपके पास कोई पोलर कंपोनेंट होता है, पानी क्योंकि एक पोलर सॉल्वेंट है, तो पानी के अंदर जब भी कोई पोलर चीज़ डाली जाती है तो पानी के मॉलिक्यूल्स अपने डाइपोल को डाले जाने वाली चीज़ के चार्ज के हिसाब से ओरिएंट करते हैं, और पानी की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं हाइड्रेशन, है ना, ये सब आपको पता होगा। तो जब डिफरेंट चार्जेस किसी भी तरह से एक दूसरे के करीब आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो जितने प्रोमिनेंट चार्जेस पानी में डाले जाएंगे उतनी ही ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज होगी, सही है। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड डालने की वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा रिलीज होती है, जिसकी वजह से हाइड्रोफ्लोरिक एसिड डिसोसिएट तो हो जाता है। तो वो बच्चे जो ये सोच रहे थे कि हाइड्रोजन छूटेगा ही नहीं फ्लोराइड से, वो गलत थे। यकीनन हाइड्रोजन रिलीज होगा, लेकिन क्योंकि अब पानी में हाइड्रोनियम आयन बन चुका है जो आपके सामने यहाँ नज़र भी आ रहा है, इस हाइड्रोनियम आयन को फ्लोराइड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की बुनियाद पे यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से छोड़ नहीं पाएगा। यानी एक पेयर की सूरत में जाएंगे जहाँ भी जाएंगे, फ्लोराइड इस हाइड्रोनियम आयन को ईजिली अवेलेबल नहीं होने देगा। तो जब हाइड्रोनियम आयन इजीली अवेलेबल होगा ही नहीं किसी रिएक्शन के लिए, तो ये जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है ये एक वीक एसिड कहलाता है, ठीक है। और इस तरह की जो एसोसिएशन होती है ना, जिसमें हाइड्रोनियम आयन किसी भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ उसके साथ साथ जाता है एक यूनिट की सूरत में, इसको हम कहते हैं आयन पेयर्स, ठीक है। तो इस आयन पेयर बनने की वजह से जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है वो एक वीक एसिड होता है। इसके अलावा जो वजूहत आप सोच रहे थे वो वजह बिल्कुल नामुनासिब है। और ये सिर्फ हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड अकेला ही नहीं है, इसके अलावा कई सारे एसिड हैं जो इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। जैसे ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड है, इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू देख लीजिए आप। इस तरह से स्क्वेरिक एसिड है। ये दोनों एसिड्स एक आयन पेयर की सूरत में सॉल्यूशन में घूमते रहते हैं, लिहाजा ये दोनों भी वीक एसिड्स शुमार किए जाते हैं। अब वीक एसिड्स की बात हो रही है तो कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे छोड़ सकते हैं? तो ज़्यादातर जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, और जो कार्बोक्सिलेट एनाइंस होती हैं वो वीक बेसेस होती हैं, ठीक है। अब एक टिपिकल कार्बोक्सिलिक एसिड को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और जो सबसे मशहूर तरीन कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिटिक एसिड कहलाता है, जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट आपके सामने लिखा गया है, सही है। इसी जिस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं, उसी तरह से बेसिस की कैटेगरी में अमाइंस होती हैं। तो अमाइंस जो हैं वो वीक बेसिस होते हैं, और अगर किसी अमाइन के साथ एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन आके जुड़ जाता है, जैसे इस केस में आपके सामने जुड़ा हुआ है, तो यहाँ नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है उस लोन पेयर पे कोई भी प्रोटॉन आके उसको एक्सेप्ट कर सकता है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए यहाँ पे स्टेबलाइज हो सकता है। तो इस तरह से जो चीज़ बनती है इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। और अमाइन क्योंकि खुद वीक बेसिस होती हैं, तो इनके जो कॉन्जुगेट एसिड्स होते हैं वो भी टिपिकली वीक होते हैं। अब एक जनरल सी एक क्वेश्चन आपके सामने लिखी गई है मिथाइल अमाइन के हिसाब से। तो मिथाइल अमाइन जो कि एक बेस है, बी स्टैंड्स फॉर बेस, जब इसको पानी में डाला जाएगा तो यकीनन OH नेगेटिव आइंस रिलीज होंगे। जो पानी का जो H प्लस यानी हाइड्रोजन है वो एब्स्ट्रैक्ट होकर यहाँ आ जाएगा, और ये क्योंकि एक बहुत वीक बेस है तो इसीलिए इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट आपके सामने देखिए कितना कम लिखा गया है। ये जो बेसिस अमाइन बेसिस होती हैं इनकी तीन टाइप्स होती हैं। एक प्राइमरी अमाइन होती है जिसमें आपका जो नाइट्रोजन है वो एक तरफ से अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है, बाकी दो जानिब उसके हाइड्रोजन लगे होते हैं। जो सेकेंडरी अमाइन है वो दो जानिब से अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है और उसका एक जानिब हाइड्रोजन लगा होता है। और जो टर्शरी अमाइन है उसमें तीनों जानिब अल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं, और ये क्योंकि आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं मैं इसकी ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी होती है आप ज़रा कमेंट में बताइए वो कौन से अमाइन की होती है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि आप इसको सेकेंड ईयर में ज़रूर पढ़ के आ चुके होंगे और थर्ड ईयर में भी आपने इसको पढ़ा होगा। जैसे हमने डिस्कस किया था कि अमाइंस वीक बेसिस होते हैं, तो अमाइंस हों या अमोनिया अमाइंस हों, ये सब अमोनिया से मिलके बनते हैं। जैसे आपको पता है अमोनिया का फार्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अगर अमोनिया के एक हाइड्रोजन को हम किसी अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो अमाइन बन जाता है, और वो जो बनने वाला अमाइन है अगर उसको कहीं से एसिडिक प्रोटॉन मिल जाए तो वो अपने नाइट्रोजन का लोन पेयर एक्सेप्ट करके अमोनियम आइन बनाता है, ठीक है। और अमोनियम आइंस जो होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, यानी उनके पास एक्स्ट्रा प्रोटॉन होता है जो ज़रूरत पड़ने पे वो रिलीज़ कर सकते हैं। अब कोई भी एसिड है, जैसे ये अमोनियम आइन है आपके साथ में,
अगर ये अगर कंडीशंस प्रोवाइड की जाएँ तो अपना ये एक्स्ट्रा जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वाला प्रोटॉन है वो रिलीज़ करके दोबारा से अमाइन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मिथाइल अमाइन को ही हम पानी में डाल दें तो वो पानी से रिएक्ट करके H+ आइन रिलीज़ कर देगा अपना, और ये आपके पास अमाइन बेस बन जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पे हमेशा एक पॉसिबिलिटी मौजूद होती है कि इसका छोड़ा जाने वाला जो प्रोटॉन है वो वापस इस अमाइन ग्रुप के साथ ही अटैच हो जाएगा, यानी आसान लफ्ज़ों में ये जो आपके पास ब्लू प्रोटॉन नज़र आ रहा है ये इजीली अवेलेबल नहीं होगा तमाम रिएक्शंस के लिए। लिहाजा ये जो एसिड आपके पास, ये जो अमोनियम आइन की वजह से जो एसिड बनता है, इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो बहुत ही कम होता है, जो आपके सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, सो दे आर एक्सट्रीमली वीक एसिड्स। इसकी मिसाल एक तरह से और इस तरह से दी गई है जैसे मिथाइल अमोनियम क्लोराइड है। अब मिथाइल अमोनियम क्लोराइड जब पानी में डाला जाता है तो मिथाइल अमोनियम आइन अलग हो जाता है और क्लोराइड आइन अलग हो जाता है। तो जब भी आपके पास एक्वस मीडियम में कोई अमोनियम आइन जनरेट हो, तो अमोनियम आइन आपको मालूम है कि एक्सेस एसिड रखता है, एक्सेस प्रोटॉन रखता है अपने अंदर, तो ये एक कॉन्जुगेट एसिड कहलाता है ऑफ अमोनिया, यानी जो भी अमाइन होते हैं उसका कॉन्जुगेट एसिड होता है। आसान लफ्ज़ों में इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप गौर से देखिए तो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपको नज़र आएगा तो वो आपको कॉन्जुगेट एसिड उसको आप कह सकते हैं, और जहाँ पे न्यूट्रल स्पीशी या लोन पेयर वाली स्पीशी नज़र आएगी उसको आप बेस कहते हैं। इसी तरह से यहाँ देखें, यहाँ पे जो मिथाइल अमोनियम आइन बना है यहाँ पे प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज उसी वक्त आता है जब अमाइंस के ऊपर कोई प्रोटॉन आके अटैच हो जाए। तो यहाँ पे एक्सेस प्रोटॉन अटैच्ड है जो ज़रूरत पड़ने पर निकाला जा सकता है। तो ये कॉन्जुगेट एसिड है मिथाइल अमाइन का, और मिथाइल अमाइन को अगर HCl में डाल दिया जाए तो मिथाइल अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, और ये जो रिलीज होने वाला क्लोराइड है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट दिस क्लोराइड कुड कंबाइन विद दिस मिथाइल अमोनियम आइन। अब इसी तरह से जो मेटल कैटाइंस है, मेटल कैटाइंस जो होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं क्योंकि वो पानी के साथ रिएक्शन करके MOH बनाते हैं। सही है, जैसे हमने नीचे क्वेश्चन में दिखाया हुआ भी है, कोई भी मेटल आप ले लीजिए, तो जब वो पानी से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और उसके साथ पानी का जो बच जाने वाला प्रोटॉन है वो रिलीज हो जाता है। और ये जो इनकी स्ट्रेंथ होती है वो इस ऑर्डर में होती है कि जैसे मोनोवैलेंट मेटल आइंस हैं, सोडियम की हम बात कर लेते हैं, तो सोडियम आपको सबको पता है कि इट इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये इसका जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो बहुत वीक होता है। यानी सोडियम, हम मेटल की बात नहीं कर रहे, सोडियम आइन की बात कर रहे हैं। तो सोडियम आइन का जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो कितना वीक होता है, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट आपके सामने लिखा गया है। इसी तरह से अगर हम ग्रुप 2 की बात कर लें यानी डाईवैलेंट आइंस की बात कर लें, तो वो सोडियम के मुकाबले में थोड़ा सा बेहतर एसिडिक कैरेक्टर रखते हैं। और यहाँ पे आपको जो भी आप ग्रुप 2 के देख लें या आप ट्रांजिशन मेटल्स के देख लें, तो जो तमाम आयन जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर 2+ होता है उनका जो आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है वो 10⁻⁻⁹ होता है, जो बहरहाल इससे तकरीबन 10⁻³ टाइम्स बेहतर है। और जब आप ट्राईवैलेंट आइंस की बात कर लेते हैं, ट्राईवैलेंट आइंस का मतलब फॉर एग्जांपल फेरिक ले लीजिए आप, तो फेरिक का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो एक्सपोनेंट -2.19 है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ शो कर रहा है एज कम्पेयर टू मोनोवैलेंट एंड डाईवैलेंट आइंस। अब बात करते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड्स एंड बेसिस की। तो आप सबको मालूम है कि बहुत सारे एसिड्स और बेसिस ऐसे होते हैं कि जो एक से ज़्यादा प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आइंस को रिलीज़ करने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी बेसिस भी होती हैं जो एक से ज़्यादा प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखती हैं या एक से ज़्यादा हाइड्रोक्साइड्स आइंस पानी में जनरेट करने की सलाहियत रखती हैं। तो ये जो फिनोमिना होता है ये वन स्टेप फिनोमिना नहीं होता, यानी अगर आपके पास कोई ऐसा एसिड मौजूद है जो 2 प्रोटॉन्स देने की सलाहियत रखता हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों प्रोटॉन्स एक ही साथ रिलीज़ कर देगा, बल्कि ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है जो आपके सामने लिखा गया है। हम मिसाल ले लेते हैं ऑक्जेलिक एसिड की। ऑक्जेलिक एसिड के जो 2 प्रोटॉन्स कॉर्नर पे नज़र आ रहे हैं ना, दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जो लगे हुए हैं, ये दोनों प्रोटॉन्स रिप्लेसेबल प्रोटॉन्स होते हैं, एसिडिक प्रोटॉन्स होते हैं। तो ये पहले अपना एक एसिडिक प्रोटॉन रिलीज करता है, पहले सारे ऑक्जेलिक एसिड मॉलिक्यूल्स अपना एक प्रोटॉन रिलीज कर देंगे। तो ये सिंगल स्टेप फिनोमिना यहाँ पे होता है, जिसके बाद मोनोहाइड्रोजन ऑक्जिलेट आइन बनता है। तमाम का तमाम जो एसिडिक प्रोटॉन है, पहला एसिडिक प्रोटॉन वो इस स्टेप में रिलीज हो जाएगा। और यूजुअली जो पहला एसिड रिलीजिंग वाला स्टेप होता है
वो ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होता है, यानी उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बेहतर होता है। अब जब सारे के सारे ऑक्जेलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स मोनो हाइड्रोजन ऑक्जेलेट में कन्वर्ट हो चुके होंगे, तो अब बारी आएगी इस दूसरे वाले प्रोटॉन के रिलीज होने की। तो अब ये दूसरा प्रोटॉन सेकेंड स्टेप में रिलीज होगा और तमाम के तमाम मोनो हाइड्रोजन ऑक्जेलेट आइंस अपना दूसरा प्रोटॉन भी रिलीज कर देंगे और खुद कन्वर्ट हो जाएंगे ऑक्जेलेट एनाइन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों का मैंने डिसोसिएशन कांस्टेंट्स लिख रखे हैं, तो आप ये दोनों डिसोसिएशन कांस्टेंट्स को देखिए कि ये दूसरा जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है ये तकरीबन 1000 गुना कम है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो जो पहला प्रोटॉन रिलीज होने का स्टेप है इसको हम कहते हैं Ka1, और अगर दूसरा प्रोटॉन रिलीज हो रहा है तो उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे Ka2, और अगर तीसरा किसी एसिड में मौजूद हुआ तो Ka3 हो जाएगा, देन Ka4 हो जाएगा, और इस तरह से ये नंबर्स चलते रहेंगे। तो ये तो बात हो गई पॉलीप्रोटिक एसिड्स की। अब आप बात कर लें जो आपके पास पॉलीहाइड्रोक्सी बेसिस होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ फॉस्फेट एनाइन ले लेते हैं। तो फॉस्फेट एनाइन जब पानी से रिएक्ट करता है तो पहले स्टेप के अंदर ये मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट बनाता है और हाइड्रोक्साइड रिलीज करता है। तो यहाँ पे भी वही होता है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है ना किसी भी बेस का, वो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी रखता है। तो ये पहले स्टेप में तमाम के तमाम फॉस्फेट एनाइन कन्वर्ट हो जाएंगे मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट के अंदर, और ये हाइड्रोक्साइड रिलीज हो जाएगी ड्यू टू द हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस है वो 2.3 एक्सपोनेंट माइनस 2 है। दूसरे स्टेप में ये जो मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट बना था पहले स्टेप में, अब ये दोबारा हाइड्रोलिसिस करेगा और डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट बन जाएगा, और इसका जो Kb है वो आपके सामने लिखा हुआ है जो 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 7 है। तकरीबन 10⁵ टाइम्स ये आपका कम हो चुका है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है, जो यहाँ पे डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट बने थे सेकेंड स्टेप में, वो पानी की हाइड्रोलिसिस करेंगे और दोबारा फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे जो थर्ड इसका बेसिक कांस्टेंट है वो 1.4 एक्सपोनेंट माइनस 12 है, यानी सेकेंड से भी कोई 10⁵ टाइम्स कम। यानी जब आप पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस की बात करते हैं, उसके मुकाबले में जो दूसरा कांस्टेंट है वो इससे 1,00,000 गुना, तकरीबन 1,00,000 टाइम्स वीक है, और दूसरे से तीसरा भी तकरीबन 1,00,000 टाइम्स वीक है। तो ये आपको शो करता है कि जो स्टेप वाइज डिसोसिएशन होती है या जो स्टेप वाइज रिलीज ऑफ हाइड्रोक्साइड होता है वो ग्रेजुअली कमज़ोर होता जाता है, यानी उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है। पहले वाले स्टेप में तो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी शो कर रहा होगा, दूसरे स्टेप में उसे कम बेसिसिटी शो करता है, और तीसरे में सबसे ही कम बेसिसिटी शो करता है। और यही ट्रेंड तमाम जो आपके पॉलीहाइड्रोक्सी बेसिस होते हैं उन सब में फॉलो हो रहा होता है। अब अगर आपके पास कोई एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस भी होगा, और अगर कोई बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड भी होगा। तो एसिड हो या बेस हो, उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट्स को हम Ka और Kb से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर Ka और Kb के दरमियान रिलेशन की बात की जाए तो वो रिलेशन आपके सामने हमने यहाँ पुट कर दिया है। ये रिलेशन हम ड्राइव भी कर चुके हैं पिछली स्लाइड्स में। तो अगर आपको ये डेरिवेशन देखना है तो आप पिछले लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। ठीक है, यानी आप Ka और उसी एसिड की अगर कॉन्जुगेट बेस है तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर बन जाएगा। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आप किसी भी एसिड का Ka निकाल सकते हैं और उसके कॉन्जुगेट बेस की Kb निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो इसमें एसिटिक एसिड का Ka आपको दिया हुआ है 1.75 एक्सपोनेंट माइनस 5, कह रहे हैं इसका Kb निकालिए। तो इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए आपको मालूम है कि अगर आपको Kb निकालना है तो Ka को यहाँ लाके डिवाइड करवाना होगा, तो दैट इज़ Kw/Ka जो हमने यहाँ लिख दिया है। तो Kw की वैल्यू तो आप सबको मालूम है 1.0 एक्सपोनेंट माइनस 14, और Ka जो आपको दिया था वो यहाँ हमने पुट कर दिया, और इन दोनों को जब डिवाइड करवाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी Kb, यानी एसिटिक एसिड का अगर Ka इतना है तो जो एसिटेट आइन होगा उसका Kb आपके पास 5.7 एक्सपोनेंट माइनस 10 होगा। तो सिमिलर फिनोमिना, सिमिलर मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हुए आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि आपके पास अगर क्लोरोएसिटिक एसिड का Ka 1.36 एक्सपोनेंट माइनस 3 है तो इससे बनने वाले क्लोरोएसिटेट आइन का Kb निकालिए आप।
ठीक है जनाब। अब ये एसिड्स की बात हुई थी, अब थोड़ी सी बेस की बात कर लें। अगर आपके पास मिथाइल अमाइन बेस है जिसका Kb 4.47 एक्सपोनेंट -4 है, तो इसके कॉन्जुगेट एसिड जो मिथाइल अमोनियम आइन है इसका Ka निकालना है। मेथोडोलॉजी तकरीबन सिमिलर ही है, आपको आपके सामने ही है। Ka इंटू के बी इक्वल्स Kw होता है, तो अब हमें क्योंकि Ka निकालना है तो Kb को इधर डिवाइड करवा दिया। Kw की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो आपको सेम ही रखनी होगी। Kb की वैल्यू मिथाइल अमाइन के लिए जो दी गई थी वो यहाँ रख दीजिए, और उसके बाद आपने बनने वाले कॉन्जुगेट एसिड की Ka की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी आप इस तरह से हल कर सकते हैं। और ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो आपको हमने थर्ड ईयर के लैब मैनुअल में भी करवाई थी, थर्ड ईयर के एक्सपेरिमेंट में करवाई थी, और ये डेरिवेशन आपने वैसे भी की थी, थ्योरी में भी की थी। तो ये एक्सप्रेशन को देखते हुए, इन इक्वेशंस को देखते हुए आप मज़ीद कई तरह के सवाल हल कर सकते हैं। तो यहाँ तक के लिए इस लेक्चर में इतना ही। और अगर इस लेक्चर से मुतालिक कोई भी सवालात आपके जहन में है तो आप यहाँ पे यूट्यूब पे भी अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, और अपना गूगल क्लासरूम पे भी अपने कमेंट्स को पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपका वहाँ जवाब दे दूँगा क्लासरूम पे। अल्लाह हाफिज़।